साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कैसा है। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों, कुछ लोगों ने ये कमेंट तक किए हैं कि आप प्रभु राम का नाम लेके या बालाजी का नाम लेके मिसप्लीट कर रहे हो, डिफेंस की बात कर रहे हो, लोगों को सिखा रहे हो कि तुम चीट करो, पैसा लो और खा के भाग जाओ। ऐसा है कि जो सच्चे सनातनी हैं वो ना तो मिसलीड करते हैं ना ही मिसगाइड करते हैं। हम लोग बात करते हैं धर्म की, और धर्म की राह में जो भी आएगा उसको सीधा करने की, उससे टकराव रखने की शक्तियां भी हम रखते हैं। साथियों, बात की शुरुआत में करूं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको मैं देता हूं। मेरा एक क्लाइंट था, उसने करीबन 1.5 लाख रुपए किसी व्यक्ति से उधार लिए और एक सिक्योरिटी चेक दिया जो बिल्कुल ब्लैंक था। करीबन 1 साल के लिए उधार लिया गया था और कोई भी ब्याज नहीं दी जाएगी, इनका आपस में कमिटमेंट था। करीबन 1.5 साल बाद उस चेक का जो है मिसयूज हुआ और 1.5 लाख की जगह 15 लाख का अमाउंट जो है भर लिया गया। केस फाइल हुआ सेक्शन 138 NI एड में। कंसर्न क्लाइंट को जो है नोटिस जारी हुए, कंसर्न क्लाइंट जो है अपीयर हुआ पर वो चुका नहीं। उसके लिए एडवाइजेबल थ्योरी यही थी कि जब चेक पे आपके साइन है तो वहाँ पर आपके खिलाफ जो है प्रिजम्पशन है सेक्शन 139 NI एक्ट का, तो आपको झुकना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको प्रोसिक्यूशन जो है फेस करना पड़ेगा और इसके साथ साथ सेक्शन 143A NI एक्ट के बेटर कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे। मैंने मेरे क्लाइंट से पूछा, भाई ये जो केस है उसकी रियलिटी क्या है। तो उसका कहना ये था कि मैंने 1.5 लाख रुपए लिए हैं, मैं 1.5 लाख देने को आज भी तैयार हूँ, बट मैं अनजस्टिफाइड अमाउंट, इलीगल अमाउंट जो है वो नहीं दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जिम्मेदारी आज से बालाजी की, आपके केस की। आप कुछ मत करना, सिर्फ नियमित बालाजी की भक्ति करना, लीगल हम लोग संभाल लेंगे और क्या क्या एविडेंस कलेक्ट करनी है ये आपको मैं जो है गाइड करता रहूँगा। लगातार जो है उस क्लाइंट ने उस व्यक्ति से मीटिंग्स करी और मीटिंग्स में कुछ फैक्ट ऐसे निकल के आए कि ये जो फिगर है 15 लाख का वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये एक प्लस फैक्टर हमारे लिए बना, क्योंकि सारे के सारे कॉन्वर्जेशंस को, सारी की सारी मीटिंग को रिकॉर्ड किया गया था। अब कई लोग यहाँ कहेंगे कि साहब किसी की प्राइवेसी की वीडियोस को रिकॉर्ड करना गलत है, किसी की मीटिंग को रिकॉर्ड करना गलत है। गलत नहीं है। अगर किसी क्राइम का आप खुलासा कर रहे हैं, किसी इलीगल फैक्ट्स का आप खुलासा कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है RM मलकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 1973 का एक बेसिक लॉ है जो आपको प्रोटेक्शन देता है। क्लियर है। इसके अलावा इनकम टैक्स के एंगल से उसको जो है क्रॉस किया गया, क्योंकि इनकम टैक्स एक ऐसा वेपन है हमारे हाथ में जिसमें हम लोग काम ही नहीं करते। आज मैट्रिमोनियल केसेस हों चाहे चेक केसेस हों, इनकम टैक्स एक्ट ने धज्जियाँ उड़ा के रख दी इनकी। जो भारी भरकम क्लेमें लेके आती हैं लड़कियां और जो कहती है कि हमारे माता पिता ने बढ़ चढ़ के दान दहेज दिया, जो इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरते हैं, जिनकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है, जो इनकम ही नहीं है, इतना भारी भरकम लोन लाए कहाँ से। तो वहाँ पर इनकम टैक्स के जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं ऑडिट के, वो काफ़ी काम आते हैं उनको सीधा करने में। इसके अलावा चेक केसेस में भी 90% मैटर्स में भी ऐसा ही होता है कि जो कंसर्न कंप्लेनेंट है ये चलता है अनअकाउंटेड होकर, और सारा के सारे ये होते हैं मनी ट्रांजैक्शन, और ये प्रिवेंशन और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आते हैं। पर हम उस पर काम करना चाहते नहीं है। हम लोग सामान्य जीरा करना चाहते हैं, सामान्य जीरे से हम केस को नहीं जीत सकते हैं। इस बात को मान के रखना। आपको एक्ट के बाहर जाकर भी कुछ ऐसे कानून हैं जिनसे एनर्जी लेकर, जिनसे रास्ता लेकर, जिनसे गाइडलाइंस लेकर आपको मेन एक्ट में आकर उनको जो है धराशायी करना होगा। क्योंकि जब जब जंग लड़ी गई है तो चतुराई से लड़ी भी गई है और जीती भी गई है। लड़ लोगे तो मारे जाओगे। ये तो स्थिति वैसी होती है कि सामने पहलवान है और आप कमज़ोर एक हड्डी के आदमी हो, तो पहलवान तो कच्चूबर निकाल देगा आपका। पर अगर एक हड्डी के भी हो और दिमाग की ताकत आपके पास में, क्लेवर एक्ट कर रहे हो, तो उस पहलवान को मारने में दिक्कत नहीं होगी आपको। क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास एक तो एविडेंसेस है, प्रोसिक्यूशन के पास प्रिजम्पशंस है, वो आपके पास में नहीं है। तो लड़ना आपको चतुराई से पड़ेगा। तो अंतोगत्वा जब उस केस को लड़ा तो इनका राजीनामा हुआ, और राजीनामा हुआ मात्र 1.5 लाख में। तब भी मैंने दिलवाए 2 लाख रुपए। मेरा कहना ये था कि हम लोग जस्टिफाइड थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि जो लंबा टाइम तक पैसा हमने होल्ड किया है उसका ब्याज भी हम देना चाहते हैं राजी खुशी। किधर है बात ये। तो मैं समस्त व्यक्तियों से ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम जिससे लड़ रहे हैं वो सही नहीं है तो पैतराबाजी करने में कोई भी नुकसान नहीं है। इस बात को दिमाग में रख लेना। और कई बार आपने वीडियोस देखी होंगी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहाँ पर कुछ एडवोकेट्स कुछ संतों से
या धर्म का प्रचार करने वाले व्यक्तियों से क्वेश्चन पूछते हैं कि हम तो गलत की पैरवी कर रहे हैं, तो वो लोग उनको एडवाइस करते नहीं तुम सच की पैरवी करो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रोसिक्यूशन कौन सा सच्चा है, और जब प्रोसिक्यूशन खुद अधर्मी है तो ऐसे अधर्मियों से लड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब वो जेन्युइन बात कर ही नहीं रहे, वो सारे मैनिपुलेशंस करके ला रहे हैं, तो लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। चेक मैटर में मुझे बता दो आप कितने लोग सच्चे केस लेके आते हैं, मुश्किल से 1 या 2%, बाकी 98% केसेस झूठे हैं जहाँ फिगर्स को मैनिपुलेट किया रहता है और चेक में भारी भरकम राशियाँ भर के उसको बैंक में लगा के उसको बाउंस करा के हमको लीगली जो है अरेस्ट करने का प्रयास किया जाता है। जब ये लोग ऐसा कर रहे हैं, फैब्रिकेशंस कर रहे हैं, तो लड़ने में दिक्कत क्या है। और इस गंदे खेल में सबसे अहम भूमिका रहती है इंडियन बैंक्स की, कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो सिक्योरिटी चेक ले लेते हैं, जब हम चुका नहीं पाते हैं तो भारी भरकम पेनल्टियाँ लगा के, भारी भरकम इंटरेस्ट लगा के, अपने हिसाब से अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके हमारे खिलाफ भारी भरकम राशि का एक चेक लगा दिया जाता है और नाजायज़ वसूली जो है वो की जाती है। तो वहाँ पर लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप अपनी बात को रखना सीखोगे लीगली, उतना जो है आप जीत जाओगे। सामान्य तरीके से केस को लड़ोगे तो कभी नहीं जीत पाओगे, इस बात को मांग के चलना। तो बिस्ली बालाजी के भक्त हम थे, रहेंगे, और जब भी दिक्कत आएगी तो उनकी प्रेरणा से जो सच्चाई होगी वही कहेंगे। अगर बैंक से लोन लिया है, ड्यू हमारा 3 लाख के चुकाएंगे, पर 3 लाख के 30 लाख भरोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं, इस बात को क्लियर कट मांग के चलना। साथियों, इसी कॉन्सिक्वेंस में एक महत्वपूर्ण केस है जो कि फॉर्जरी को लेकर, जो कि चीटिंग को लेकर आपके सारे डाउट्स को भी जो है दूर कर देगा। साथियों, कई बार मैंने ऐसा देखा कि 2 मित्र आपस में लड़ रहे हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव्स हैं। 2 रिश्तेदार जो हैं आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं भाई? एक ने उधार लिया और पैसा चुकाया नहीं, वो खा गया, और अल्टीमेटली दूसरा जो है केस कर रहा है। पर साथियों, कई बार ऐसा होता है कि रियल स्थितियों को छुपाकर जो है मामले लाए जाते हैं और गंभीर से गंभीर आरोप जो है लगा दिए जाते हैं। और ऐसे मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखे हैं कि आपका ही रिलेटिव आपसे सामान जो है परचेज करवा लेगा और उसका भुगतान करने के पेटे जो है आपको चेक दे देगा या आपको अपना ATM कार्ड दे देगा कि भाई जाके विड्रॉ कर लो या चेक से पेमेंट ले लो, और अंतोगत में आपको ही केस में बुक कर देगा कि भाई देखो इन लोगों ने जो है पैसे खा लिए, जबकि रियल में वो एक सिविल ट्रांजेक्शन है, बट उसे क्रिमिनल जामा बनाकर आपको सिर्फ और सिर्फ हैरेस करने का जो है प्रयास किया जाता है। साथियों, इसी बीच एक इंपॉर्टेंट जजमेंट हमारे बीच है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। ये जजमेंट है 24/1/2024 का। जजमेंट है विशाल बनाम स्टेट ऑफ UP, प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन SLP क्रिमिनल नंबर 2389/2023 में। साथियों, इस केस की बेसिक फैक्ट्स को यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर जो अक्यूज पर्सन है उसको चार्ज किया गया है विद सेक्शन 406, 419, 420, 467, 468, 471, 120 भी IPC। मतलब इस सेक्शंस को भी अगर आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि इन व्यक्तियों ने इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी करी कि एक बड़ा क्राइम जो है कमिट हो गया, क्योंकि ये सेक्शन जो है इंडिकेट करते हैं एक इकोनॉमिक ऑफेंसेस, क्योंकि फॉर्जरी भी है, चीटिंग भी है, गबन भी हो गया, फॉल्स पर्सनिफिकेशन भी हो गया, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी हो गई। और यहाँ पर एक बड़ा चार्ज है कि ये किसी स्कूल के जो हैं प्रिंसिपल हैं, इन सब लोगों ने आपस में मिला भगती करी, मतलब बीइंग द ऑफिशियल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इन सब ने आपस में मिला भगती करी और फ्रॉडुलेंटली जो है इंस्टीट्यूशन को रन किया। इनके पास जो है एफिलिएशन नहीं था और इन्होंने जो फीसेस इकट्ठी करी उसको जो है एम्बेजल कर लिया। और कितना बड़ा अमाउंट है? 13 करोड़ का। कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 10-20 रुपए का। अगर ये खबरें अखबार में छपती हैं या मीडिया में प्रकाशित होती हैं तो आम आदमी इन खबरों को सही मान के उन पर रिएक्ट करना शुरू करता है। अरे भाई, हमको तो पहले ही मालूम था ये लोग बेईमान हैं, इतनी गाड़ियाँ, इतना महल, इतनी असेट्स कैसे बना पा रहे हैं। ऐसा ही होता है हर एक केस में, बट इन रियल एक गबन है ही नहीं, ये इन रियल एक सिविल डिस्प्यूट है। क्लियर है? और ऐसा ऑब्जर्व किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि साथियों, किसी का पैसा लेने से यह नहीं है कि आप गबन के दोषी हो या आप चीटिंग के दोषी हो या फॉर्जरी के दोषी हो। अगर पैसा आपने किसी पर्पस से लिया है, उसको उस पर्पस में आपने एग्जॉस्ट कर दिया, इट इज़ नॉट अ केस ऑफ चीटिंग। पैसा लिया, आपके रिफंड करने की इच्छा है, बट वो चाहता है कि पैसा डबल मिल जाए, तो ये उसके पार्ट पर चीटिंग है, आपके पार्ट पर जो है चीटिंग नहीं है। कई बार होता है कि व्यापारिक लेन देन है और वहाँ पर पैसा दिया, प्रोडक्ट जो है लिया, उसमें डिफेक्ट्स हैं, प्रोडक्ट जो है वो चेंज नहीं हो पाया या पैसा जो है उसके बनस्पत जो है नहीं मिल पाया रिफंड के अंदर, तो इट इज़ नॉट अ केस ऑफ चीटिंग। यहाँ पर अक्यूज पर्सन को जो है सबसे पहले तो मिली एंटिसिपेटरी बेल। इन द मीन वाइल चार्जशीट पेश हो गई, इन लोगों ने समन्स को जो है चैलेंज कर दिया हाईकोर्ट जाके, पर हाईकोर्ट ने जो है इनकी बात नहीं सुनी। ये लोग जो है फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए। इन्होंने कुछ पॉइंट्स को रखा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इनका पहला पॉइंट ये था कि कोई भी इंग्रेडिएंट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। हम लोग जो है रन कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन को, और ये आवश्यक नहीं कि इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए कोई एफिलिएशन चाहिए हो, क्योंकि आर्टिकल 30 में हमारे पास प्रिविलेज है
और जो भी माइनॉरिटीज़ हैं अगर कोई इंस्टीट्यूशन रन करते हैं तो उसमें सरकार भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो आरोप हैं वो बिल्कुल गलत हैं। इवन चार्जशीट जो है वो FIR का हूबहू रेप्लिका है। तो ऐसे स्थिति में कोई भी ऑफेंस जो है मेड आउट नहीं माना जा सकता। और इन्होंने एक बेसिक लॉ पे जो है रिलाई किया, जो कि ये स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजनलाल का। स्टेट ने जो है इनका अपोज किया। अब साथियों, कोर्ट ने यहाँ पर बेसिक इंग्रेडिएंट्स को जो है कोट किया, चाहे वो चीटिंग की हो चाहे वो फॉर्जरी की हो, एक ही कॉमन फैक्टर निकल के आता है, हुएवर वाइल एक्टिंग फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली। क्लियर है? सील, साइन और मेक एनी डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट अ क्लेम, और ऐसा क्लेम जो फिक्टिटियस है, जिसके तहत वो पब्लिक को या किसी इंडिविजुअल को डैमेज कॉज कर रहा है, या वो फ्रॉडुलेंटली एक्ट कर रहा है और किसी को चीट कर रहा है। चीट मीन्स डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस कर रहा है टू पार्ट विद एनी मनी, और उसके बाद उसने उसको एम्बेजल कर लिया या अपने उपयोग में ले लिया या कन्वर्ट कर लिया। तो कुल मिला के कोर्ट ने कहा कि जो बेसिक एलिमेंट है वो है एक्टिंग फ्रॉडुलेंटली। अगर एक्टिंग फ्रॉडुलेंटली नहीं है तो वहाँ पर किसी भी सिनेरियो में सेक्शन 420 या 406 या फॉर्जरी को हम इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट का जो भी एलिगेशंस हैं कि इन्होंने एक स्कूल चलाया, ये लोग आपस में कॉल्यूजन्स थे, डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फैब्रिकेट किए, इनके पास एफिलेशन नहीं था, फीस इकट्ठी करी, उसको एम्बेजल कर लिया और करीबन 13 करोड़ रुपए जो है इन्होंने खा लिए। तो इनका कहना ये था कि ऐसा रिक्वायरमेंट तब होती है कि जब हम एक सामान्य स्कूल को रन कर रहे हों। अगर हम एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को रन कर रहे हैं तो किसी भी रूप में ऐसी रिक्वायरमेंट जो है हमें नहीं रहती है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल पर हैं, जो भी एविडेंसेस फाइल पर हैं, उससे कहीं भी ये दिखाई नहीं देता कि वी आर एक्टिंग फ्रॉडुलेंटली या वी आर एक्टिंग डिसऑनेस्टली। तो कोर्ट ने यहाँ पर इंद्र मोहन गोस्वामी बनाम स्टेट ऑफ उत्तरांचल के निर्णय पर भी जो है निर्भर किया। कोर्ट ने कहा कि अगर हम किसी फैक्ट्स को देखते हैं और उसकी लाइट में लॉ को देखते हैं तो फैक्ट्स कॉन्फिडेंस रिपोज करने चाहिए कि लॉ का जो है वायलेशन हुआ है। इथिकल मॉरल फैक्टर्स जो हैं किसी भी रूप में वायलेशंस को अफेक्ट नहीं कर सकते। जनता क्या सोचती है एक अलग बात है, लॉ की स्थिति क्या है ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एलिमेंट ऑफ डिसीव, एलिमेंट ऑफ फ्रॉडुलेंटली एक्ट, एलिमेंट ऑफ डिसऑनेस्ट एक्ट, एलिमेंट ऑफ बैड इंटेंशन, एलिमेंट टू चीट शुड बी टू इंडिकेट द इंटेंशन टू बी कपल्ड विद द कंसर्न फैक्ट्स। अगर वो स्थितियां नहीं है तो हम किसी भी रूप में अक्यूज को जो है प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। जहां तक बात है फॉर्जरी की, तो डॉक्यूमेंट मस्ट बी फॉर्ज, द अक्यूज मस्ट फॉर्ज इट एंड द फॉर्जरी मस्ट बी डन विथ फ्रॉडुलेंट इंटेंशन और डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू सपोर्ट अ क्लेम। जब तक ये इंग्रेडिएंट नहीं है तो हम अक्यूज को प्रोसिक्यूट ही नहीं कर सकते। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी फैक्ट्स एंड फाइल हैं, उसके सिनेरियो में परिवादी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, ये कन्विंस करने के लिए कि किस तरह से जो है ऑफेंस मेड आउट होता है। और कोर्ट ने अपने जजमेंट के पैरा नंबर 19, 20, 21 और 22 पर ऐसे ऑब्जर्वेशन दी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। कोर्ट ने क्या लिखा? ऑन द केयरफुल कॉन्सिडरेशन ऑफ द अफोरसेड judicial principles, we find that none of the offenses alleged against the accused appellant herein is made out. In fact, we find that the allegation of the criminal intent and other allegations against the accused appellants herein have been made out with a malified intent, and therefore the judgment of this court in the case of Bhajanlal and particularly the para number 1, 3, 5 and 7 extracted above squarely applied to the facts and circumstances of the case. It is neither expedient nor in the interest of justice to continue the prosecution. This court in number of cases specified that the criminal process cannot be utilized for any ulterior motive. Held that while entertaining an application for quashing an FIR at the initial stage, the test to be applied is whether the uncontroverted allegation prima facie stabilize the offense. This court also concluded that the court should quash those criminal cases where the chances of an ultimate conviction are very remote and no useful purpose is likely to be served by the continuation of a criminal prosecution. तो कुल मिला के अगर चांसेस ऑफ कन्विक्शन रिमोट हैं, कोई सेटिस्फैक्टरी ग्राउंड नहीं है, कोई इंग्रेडिएंट्स की लाइट में फैक्चुअल वायलेशंस नहीं दिखते, तो कोर्ट को वहाँ पर किसी भी रूप में प्रोसिक्यूशन कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो कोर्ट ने स्पेसिफिक क्या लिखा कि कोर्टों को विजिलेंट रहना चाहिए, और खासकर ऐसी टेंडेंसी से जहाँ पर कंसर्न कंप्लेनेंट ये केस लेके आता कि उसके साथ जो है अन्याय हुआ है, बट अगर वो सिविल डिस्प्यूट है, क्रिमिनल एक्ट की तरफ इंडिकेट ही नहीं करता है, तो वहाँ पर किसी भी रूप में ऐसे प्रोसिक्यूशंस को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू प्ले विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। तो कोर्ट ने लिखा कि even though allegations are grave, even though there is charge sheet, but there is nothing by the virtue of which the allegation could be said to be stand to continue the prosecution, even if the concerned complainant has not appeared before the court to satisfy in which manner
द कंसर्न ऑफेंसेज आर मेड आउट। तो जो उसका टेम्परामेंट था, जो उसका एटीट्यूड था परिपति का, कोर्ट ने उसको भी जो है इंडिकेट किया। तो कोर्ट ने कहा कि जो फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, जो ग्रीवेंसेज हैं, वो किसी भी रूप में वायलेशंस को जो है इंडिकेट नहीं करती। तो कोर्ट ने फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए जो इम्प्यून प्रोसीडिंग्स थी, जो इम्प्यून एफआईआर थी, उसको क्वैश करने के जो है ऑर्डर दिया। तो साथियों, ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 3 बातें। सबसे पहली बात, हर डिस्प्यूट क्रिमिनल एक्ट नहीं होता है। दूसरी बात, जो लेन देन के मामले हैं, सिविल लेन देन खासकर, और भी लेन देन होते हैं पर सिविल लेन देन की बात कर रहा हूँ, तो उस सिनेरियो में किसी भी रूप में क्रिमिनल एक्ट को या इंटेंट को हम अज्यूम नहीं कर सकते हैं। नंबर 3, अगर फॉर्जरी या चीटिंग का केस लेके आना है तो ये सेटिस्फाई करना होगा कि वास्तव में क्रिमिनल एक्ट हुआ है, वास्तव में अक्यूज की इंटेंशन डिसऑनेस्ट थी, वास्तव में ऐसे फैक्ट्स रिकॉर्ड पर हैं जिसके बेसिस पर हम फ्रॉडुलेंट इंटेंशन को एट्रीब्यूट कर सकते हैं। सामान्य आरोप, सामान्य सब्सटेंस प्रोसिक्यूशन का आधार नहीं हो सकते हैं। तो साथियों, लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, जैसे कोर्ट ने वहाँ प्रोसीडिंग क्वैश की है, आप भी अपने केस में डिस्चार्ज को और केस की मेन प्रोसीडिंग को इस साइटेशन की हेल्प से जो है सपोर्ट कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक ने आपको एनलाइटन किया होगा, ऐसे झूठे मुकदमों से लड़ने के लिए आपको एक राह दी होगी। तो घबराए नहीं, हमें लड़ना है, हमें लड़ना है अधिकारों के लिए, हमें लड़ना है आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमें लड़ना है बालाजी के सानिध्य में उन अन्यायकारी लोगों से जो हमारा दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर किसी से पैसे लिए हैं तो चुका देना, क्योंकि बजरंग बली बैठा है, क्योंकि उसके दरबार में फिर अन्याय नहीं है, क्योंकि वो सच्चा न्यायाधीश है। कोर्ट में बैठा जज तो केवल डिस्पोजल कर रहा है इंसानी शरीर में, पर वो सच्चा न्यायाधीश है। उसको अगर लग गया बुरा तो बच नहीं पाओगे। और अगर 3 लाख के अमाउंट को 30 लाख भर दिया गया है या अनजस्टिफाइड अमाउंट भर दिया गया है तो देने की जरूरत नहीं है। फिर वहाँ पर लड़ने का जो है निर्णय कर लो। फिर वहाँ पर लीगल कुटाई ऐसी करनी है कि उसको मालूम पड़ जाए कि जब जब हम बालाजी के भक्तों को छेड़ेंगे तो बालाजी के भक्त तैयार हैं लड़ने के लिए, सामना करने के लिए। तो घबराओ वहाँ पर कि जब आप गलत हो, पर जब अगला गलत है और आप सही हो तो फिर वहाँ पर लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। कानून वर्तमान समय में एक आधुनिक हथियार हमारे हाथ में है, तो इसकी सहायता हम लेंगे और इसकी सहायता से हम लड़ेंगे, और जो गलत कर रहे हैं उनको निश्चित तौर पर हम सबक सिखा के भी रहेंगे। तो घबराने का नहीं है, लड़ना है अपने राइट्स के लिए। फिर से बोलेंगे हम एक बार कि जब जब गलत होगा तब तब लड़ेंगे और अपने अधिकारों को और दूसरे के अधिकारों को सुरक्षित रखने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।